हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए एक नए वीडियो जिसमें हम शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल, इसे इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। इसे थैलोफाइटा विभाग के अंतर्गत रखा जाता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम सर्वप्रथम लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसका अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब हम शैवाल की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा पढ़ेंगे। शैवाल ऐसे पादप होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती आदि नहीं पाए जाते हैं, परंतु ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार के पादपों को शैवाल कहा जाता है। हम पढ़ेंगे शैवालों की प्रकृति एवं आवास। तो शैवाल सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जो पेड़ पौधों, तनों, पुराने घरों एवं मृदा में उगने का कार्य करते हैं। आवास के आधार पर शैवाल को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें वायवीय, जलीय एवं स्थानीय शैवाल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में एनाबीना, नॉनस्टॉप, कैलामाइट, डुपो, पोनास, बाकिया आदि। हम पढ़ेंगे शैवाल के सामान्य गुण। तो शैवाल में एक क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके भोजन के निर्माण का कार्य करता है। इसका दूसरा पॉइंट है शैवाल के शरीर को थैलस कहा जाता है। शैवाल में भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित रहने का कार्य करते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज या काइटिन से मिलकर बनी होती है। शैवाल अधिकांशतः प्रकाश वाले स्थानों पर उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। ये सर्पोसी प्रकृति के होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको शैवालों का वर्गीकरण, जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हाईलाइट के रूप में बता दूंगा। तो शैवाल का वर्गीकरण वैज्ञानिक एफ की फ्रेंच ने शैवालों को निम्न वर्गों में बांटने का कार्य किया था। पहला हमारा क्लोरोफाइसिस, दूसरा है मैजेंसोफाइसिस, तीसरा है रिसोफाइसिस, चौथा है हमारा कैप्टोफाइसिस तथा पांचवा है रोफाइसिस और छठवां है फाइसोफाइसिस। अब मैं बता दूंगा आपको शैवालों में जनन, यह भी हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा शैवालों में जनन 3 प्रकार से किया जाता है, लैंगिक, अनलैंगिक और कायिक रूप से। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे शैवालों का आर्थिक महत्व, जो उसके लाभदायक कार्य क्या है। शैवाल का उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, जैसे अरवा नामक शैवाल को सलाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कुछ शैवालों को उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे कारा तथा नाइटेला नामक शैवाल का उपयोग मच्छरों को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। शैवालों का उपयोग अनुसंधान कार्यों में भी किया जाता है, जैसे स्पोरिना नामक शैवाल का उपयोग प्रयोगशाला में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अध्ययन में किया जाता है। शैवाल का उपयोग शैम्पू, बूट पॉलिश, श्रृंगार आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे आयोडीन, एसीटोन, ब्रोमीन आदि के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग डायोटोमिनस मृदा के निर्माण में भी किया जाता है तथा इसी प्रकार कुछ शैवालों के हानिकारक विकार होते हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे शैवाल पौधों में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने का कार्य करता है, जैसे चाय की पत्तियों में गेरोइन नामक रोग शैवाल के कारण ही उत्पन्न होने का कार्य करता है। इसका अगला पॉइंट है कुछ शैवाल जलाशयों में दुग्ध को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इनके कारण जल प्रदूषण भी उत्पन्न होने का कार्य करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नया चैप्टर हमारा जैव भू रासायनिक चक्र। यह पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कार्बन चक्र अर्थात कार्बन चक्र क्या कहलाता है। तो कार्बन कार्बनिक यौगिकों का एक मुख्य अवयव होता है जो प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीवों में पाया जाता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% होती है तथा इसकी कुछ मात्रा मृदा इत्यादि में भी पाई जाती है। कार्बन का ऑक्सीकरण करके पौधे भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं, जिसे सभी जीवों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य किया जाता है। वायुमंडल के द्वारा पौधे कार्बन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं और पौधों के द्वारा यह भोजन के रूप में भी सभी जीवों में प्रवेश कर लिया जाता है। इसके अलावा श्वसन के द्वारा भी पौधों एवं जीव जंतु कार्बन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जीवों के मरने पर सूक्ष्म जीव जीवों के शरीर का अपघटन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन को वायुमंडल में मुक्त करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जीव जंतु श्वसन को क्रिया के द्वारा भी
कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी मुक्त करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी की फटने, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि के द्वारा भी कार्बन के रूप में कार्बन वायुमंडल में मुक्त होने का कार्य करता है। इस प्रकार वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन का उपयोग करना एवं विभिन्न क्रियाओं के द्वारा कार्बन को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया कार्बन चक्र की क्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र क्या है। तो सर्वप्रथम हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा कार्बन चक्र, ये हमारा कार्बन चक्र है जिसमें सभी एक दूसरे से कार्बन पादपों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मृत पदार्थों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, मृदा की क्रियाओं द्वारा, मृदा पदार्थों द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, ज्वालामुखी की द्वारा, गाड़ियों द्वारा धुओं के रूप में कार्बन प्राप्त होता है, श्वसन द्वारा भी हमें कार्बन प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह कार्बन चक्र है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। यह पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अर्थात कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र दोनों में से कोई एक पेपर में जरूर आएगा। तो नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे, अर्थात N2 चक्र। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% तक पाई जाती है, परंतु इसका उपयोग कोई भी जीव सीधे रूप से नहीं कर पाता है। यह जीवों के शरीर में प्रोटीन, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल आदि पदार्थों के रूप में भी उपस्थित रहने का कार्य करता है। यह पौधों तथा जंतुओं के लिए एक अनिवार्य तत्व होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को विभिन्न विधियों के द्वारा मृदा में मिलने का कार्य किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं। नाइट्रोजन चक्र का हमारा पहला है बिजली के चमकने पर। जब बादलों में बिजली चमकने का कार्य करती है तो वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके NO2 के निर्माण का कार्य करती है, जो जल के साथ क्रिया करके अम्लीय वर्षा के रूप में मृदा की सतह पर पहुंचने का कार्य करती है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन को मिलाने का कार्य किया जाता है। इसका अगला है सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट अर्थात NO3- में के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। क्रिया के आधार पर इन सूक्ष्म जीवों को निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला है अमोनीकरण। तो इसके अंतर्गत वे जीवाणु आते हैं जो जीवों के शरीर में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करके अमोनिया के निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को अमोनीकारी जीवाणु कहा जाता है। दूसरा हमारा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत जीवाणु मृदा में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रेट में के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को नाइट्रीकारी जीवाणु कहा जाता है तथा इस क्रिया को नाइट्रीकरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में प्राप्त होने वाली नाइट्रेट मृदा में उपस्थित पदार्थ के साथ क्रिया करके यौगिकों के निर्माण का कार्य करती हैं तथा बनने वाली यौगिक पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसका तीसरा है विनाइट्रीकरण। तो इसके अंतर्गत ऐसे सूक्ष्म जीव आते हैं जो मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं करके उसे वायुमंडल में मुक्त करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को विनाइट्रीकरण जीवाणु कहा जाता है। अगला है हमारा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए मटर कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसस जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने का करके उसे मृदा में मिलाने का कार्य करता है, जिसका उपयोग पौधों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के जीवाणु को सहजीवी जीवाणु कहा जाता है। हम पढ़ेंगे सहजीवी साइनोबैक्टीरिया। तो इसके अंतर्गत ऐसे साइनोबैक्टीरिया आते हैं जो वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके उससे मृदा में मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे धान के खेत में एजोला पिन्वाटा नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को NO3- में परिवर्तित करके उसे मृदा में मिलाने का कार्य करता है। इस प्रकार के साइनोबैक्टीरिया को सहजीवी साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस चक्र। तो पोषण की दृष्टि से फास्फोरस द्वितीय महत्वपूर्ण तत्वों के अंतर्गत आता है। यह मृदा में नाइट्रोजन एवं पोटेशियम की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसके यौगिक की विलेयता मृदा में बहुत कम होती है। फास्फोरस को मुख्य रूप से चट्टानों के द्वारा
प्राप्त किया जाता है। यह जीवों में डीएनए, एटीपी, जीटीपी, एनएडीपी तथा एफएडी के निर्माण में सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। चट्टानों के अलावा फास्फोरस को भौतिक रूप से औद्योगिक स्तर पर भी बनाया जाता है, इसे पौधे H2PO4- या HPO4- के रूप में ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके विपरीत जब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु नष्ट होने का कार्य करते हैं तो सूक्ष्म जीव इनके शरीर का अपघटन करके मृदा में फास्फोरस को मिलाने का कार्य भी करते हैं, जिसके कारण फास्फोरस चट्टान के रूप में पुनः एकत्रित हो जाती है और पुनः यह प्रकृति में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है। इस चक्र को फास्फोरस चक्र कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।